इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्रिप्टो है वो इसको हम करेंसी कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और करेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली होती क्या है, करेंसी हम कहते जी किसे हैं। तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा होगा कि भाई करेंसी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और इसके अंदर जो है वो जी जी। अच्छा, करेंसी जो है बेसिकली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और करेंसी जो है वो आमतौर पे किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक्स की जानिब से इशू की जाती है, और लीगल और टेंडर। लीगल टेंडर होता है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू होती है, और एक्सेप्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसे हम जो है वो करेंसी कहते हैं। तो क्रिप्टो जो है वो करेंसी क्लास में फॉल करती है, एसेट क्लास में फॉल करती है, या ये इन्वेस्टमेंट टूल है। ये जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक सवाल जो है वो हमारे सामने आते हैं। सबसे बेसिक सवाल जो आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई क्रिप्टो जो है वो करेंसी इस वजह से नहीं है क्योंकि इसको जो है वो सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता, बल्कि जो है ये डिसेंट्रलाइज है, तो हम जो है इसको करेंसी क्लास में फॉल नहीं कर सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है, ज़रूरी नहीं है करेंसी क्लासिफिकेशन में कि वो जो है वो एक सेंट्रल बैंक इसको इशू करे। करेंसी को सेंट्रल बैंक ने इशू करना शुरू किया था 17th सेंचुरी में। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बाकायदा तौर पे जब एक्वायर किया था एक प्राइवेट फर्म को जो करेंसी को इशू करती थी। उससे पहले जो है वो करेंसी प्राइवेटली तौर पे इशू की जाती थी, और ग्लोबली जो है वो एक्सेप्ट भी होती थी, लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट करते थे और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे जो उसको इस्तेमाल करते थे। तो ज़रूरी नहीं है करेंसी के लिए कि उसको जो है वो किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक ही इशू करे, बल्कि क्रिप्टो करेंसी का जो बुनियादी मकसद है वो बुनियादी मकसद यही है कि जितने मुल्क हैं उनका जो सेंट्रल बैंक है उसकी जो एक ऑटोनॉमी है उसको जो है वो तोड़ा जा सके, वो जो उन्होंने एक मोनोपोली बनाई हुई है अपनी। अगर हम डॉलर को देखें तो लास्ट 12 ईयर्स के अंदर, 15 ईयर्स के अंदर जो है वो डॉलर की जितनी सप्लाई है वो पिछले 200 साल में जितने डॉलर प्रिंट हुए थे उसके मुकाबले के अंदर सिर्फ पिछले 10-12 सालों के अंदर प्रिंट हो गए हैं। इस वक्त जो डॉलर का मार्केट कैप है वो 79 ट्रिलियन डॉलर्स है, और वो मुसलसल जो है वो चले ही जा रहा है। वो जब उनकी मर्जी होती है यूएस वालों की, वो अपनी मर्जी से डॉलर्स प्रिंट करते हैं, मार्केट के अंदर जो है वो सर्कुलेट करते हैं। जितने आप लोग जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है वो समझते होंगे कि जब करेंसी एक खास लिमिट से ज़्यादा जो है मार्केट में सर्कुलेट होती है तो उसका इम्पैक्ट ये आता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, और भी दीगर चीज़ों के इम्पैक्ट आते हैं साथ साथ। तो क्रिप्टो करेंसी, आप 2008 का रिसेशन आप लोगों में से मेरा ख्याल है सबने सुना होगा कि एक रिसेशन आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, एक बबल था जो ब्रस्ट करने वाला था और दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है वो डिफॉल्ट करने वाली थी जी। तो उस वक्त जो है वो सतोशी नाकामोटो, जितने लोग एफिलिएटेड हैं क्रिप्टो से वो जानते होंगे इस नाम को, बड़ा मशहूर नाम है वो। जी, जो बिटकॉइन के जो फाउंडर हैं, या एग्जैक्टली, इट कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, या कोई वाहिद बंदा भी हो सकता है। बिल्कुल, लोग आमतौर पे एक ही बंदे को समझते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई एक बंदा इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकता है कि उसको जो है वो प्रोग्रामिंग भी आती हो, उसको जो है वो इकोनॉमिक्स भी आती हो, उसको फाइनेंस भी आती हो, SHA 256 पे कमांड हो उसको, और वो इतनी सारी चीज़ें अकेले कर ले, ये इट्स नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने जो है वो इस रिसेशन को देखते हुए, और जो एक ग्लोबली जो है ये ओवरऑल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जो प्रिंट कर लेते हैं नए नोट्स, इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों का तोड़ के तौर पे जो है वो क्रिप्टो करेंसी को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। जी। अच्छा, दूसरा जो सवाल आता है क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक वो आमतौर पे ये आता है कि भाई इसकी जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होने की वजह से जो है हम इसको करेंसी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये भी जो है एक मुगालता है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो सर्कुलेटिंग मनी है, पेपर मनी, वो 6% है, और 94% जो मनी है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स और डिजिट की सूरत के अंदर है। और अगर हम ये कहें कि बैंकों के अंदर, और मतलब जिसको बैंक टू बैंक ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसकी कोई हकीकी मौजूदगी नहीं है। एग्जैक्टली, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर की फॉर्म में, डिजिट की फॉर्म के अंदर होते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक में जो है वो ट्रांसफर हो रहता है, बैंक सेटलमेंट हो रही होती है, सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सिर्फ 6% वो है जो हम फियाट की सूरत में है, या मतलब फिजिकल सूरत में है, और हमसे जो है वो नॉर्मल बाइंग सेलिंग करते हैं। तो हमें पता चला कि भाई ये ज़रूरी नहीं है करेंसी के लिए कि वो फिजिकली तौर पे एग्जिस्ट करती हो, बल्कि करेंसी जो है वो एक डिजिट फॉर्म के अंदर भी हम उसको करेंसी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम ये वाली बात मान लें कि भाई करेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही है जो फिजिकली तौर पे एग्जिस्ट करती है, तो फिर हम जितनी भी ऑनलाइन बाइंग सेलिंग करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमने जैसे सलमान साहब, मैंने आपसे कार परचेज की और मैंने आपको जो है उसके 1 मिलियन पेमेंट करनी थी और मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी।
अब जो ये कहते हैं कि नहीं भाई ये ऑनलाइन जो है वो मनी हो ही नहीं सकती, तो इस हिसाब से तो फिर हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने जो है वो आपको जो पैसे ट्रांसफर किए वो अल्टीमेटली वो मनी ट्रांसफर ही नहीं हुई आपके पास जो है वो पोजीशन आया ही नहीं पैसों का, तो ये ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। तो बहरहाल ये मिथ भी जो है वो गलत हो गया कि भाई करेंसी सिर्फ उसी वक्त कंसिडर होगी जब जो है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो या उसको जो है वो सेंट्रल बैंक ने इशू किया।